Shreya's family. Today we are going to discuss a very important topic related to biotechnology within 10 minutes. तो गाइस आज हम बात करेंगे आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। अच्छा, आरएनए इंटरफेरेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसकी कहानी को समझने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी ना, वो हुई थी एग्रीकल्चर से। यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस एक पर्टिकुलर ऐसा एप्लीकेशन है, बायोटेक्नोलॉजी का एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी सबसे पहली शुरुआत हमारी एग्रीकल्चर में की गई थी। बट गाइस अभी रिसेंटली आपको ध्यान होगा, हिना खान जो कि अभिनेत्री हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर निकला था और उसी से 2 दिन पहले mRNA इंटरफेरेंस mRNA सीक्वेंसिंग की रिसर्च का मामला सामने आया था, जिसमें सीधे तौर पर यूकैरियोटिक सेल्स में आरएनएआई को साइलेंट करने की बात की गई थी। अच्छा, मैंने ये बात आपको क्यों ऐड किया? इसलिए ऐड किया जिससे कि आप इस बात को समझ पाओ कि जो आरएनए इंटरफेरेंस है ये सिर्फ एग्रीकल्चर में प्रयोग नहीं किया जाता है। आज के समय में इसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस के लिए भी प्रयोग करने वाले हैं। साथ में गाइस, अगर हम आरएनए प्रोसेस की बात करें, डोग्मा फिनोमिना की बात करें, जो कि हमारे बायोलॉजी की एक फिनोमिना है जिसके अंदर ये हमारा आरएनएआई प्रोसेस आता है, ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर चलता है। यानी कि हमारी कोशिकाएं जितनी भी हैं, हम मनुष्य के अंदर जितनी कोशिकाएं हैं, जितनी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर कोशिकाएं हैं, उन सभी के अंदर एक मेटाबॉलिक प्रोसेस के रूप में आरएनए प्रोसेस चलता है, आरएनए का मैन्युफैक्चरिंग चलता है। क्यों चलता है, कैसे चलता है, सब मैं आपको बताऊंगी। चलिए पहले इस टॉपिक की तरफ चलेंगे। गाइस ये थी हमारी एक भूमिका। अब बात करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में, जिसको कि शॉर्ट में आरएनएआई के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले टोबैको की एक फसल में इस आरएनए इंटरफेरेंस को देखा गया था। गाइस टोबैको की फसल का मतलब तंबाकू की फसल में सबसे पहले इसको देखा गया था, जिसमें एक नेमेटोड देखा गया, एक ऐसा नेमेटोड जो कि इस पर्टिकुलर फसल को प्रभावित करने का काम कर रहा था। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों कहा? आपने कई बार नोटिस किया होगा कि हमारी बहुत सारी एग्रीकल्चर की फसल होती है जिनमें कोई ना कोई पैरासाइट इन्फेक्ट कर देता है, और जिसकी वजह से फसल की जो लागत होती है, फसल की जो यील्ड होती है, वो कम हो जाती है, उसका प्रोडक्शन कम होने लगता है। बिल्कुल उसी तरीके से टोबैको में एक निमेटोड था जो कि इस पर पर्टिकुलर अटैक कर रहा था। अच्छा, ये जो निमेटोड है जिसकी वजह से इस कहना चाहिए इस फसल में बीमारी लग रही थी, इस फसल में छोटी छोटी गांठ देखी गई थी, इसे हम लोग एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं। गाइस क्या है उसका नाम? चलो वो नाम मैं लिख देती हूँ। उसका नाम है मेलोडी गायनी इनकॉग्निटा। मेलोडी गायनी इनकॉग्निटा है ना, ये एक वो नेमेटोड है जिसकी वजह से हमारे टोबैको के फसल की जड़ में गांठें देखी गई। मान लेते हैं कि ये हमारी टोबैको की फसल है और टोबैको की फसल में बीच बीच में बड़ी बड़ी सी गांठें देखी गई। ये जो गांठें इसमें पैदा हो रही थी, जिसकी वजह से जनरली फसल हमारी या तो सूख जा रही थी या फिर पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हो रही थी, और उसके परिपक्व ना होने की वजह से इसका प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा था। इसी को कम करने के लिए, इसी को खत्म करने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक की शुरुआत की गई। गाइस क्या है ये आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक? चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर कोई भी फसल है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमारा शरीर, अगर हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया चला जाए, कोई वायरस चला जाए, मतलब क्या हुआ कि एक दूसरा डीएनए हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, एक दूसरा प्रोटीन हमारी बॉडी में बन रहा है। कैसे बोला मैंने? चलो समझो इस चीज को। ये एक नेमेटोड है जो कि टोबैको की फसल में एंटर कर गया। अब जब ये टोबैको की फसल में एंटर कर रहा है, इसको इंफेक्ट कर रहा है, इसका मतलब सीधे तौर पर होता है कि यहाँ पर एक कोई अलग नया प्रोटीन बनने लगा। अच्छा, नया प्रोटीन बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? सीधे तौर पर इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर कोई डीएनए आ गया है जो कि आरएनए का प्रोडक्शन कर रहा है। गाइस बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जब मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको बताऊंगी, एकदम जीरो से आपकी जड़ कम, जो भी आपकी जड़ में प्रॉब्लम है वो वहां पे वही सॉल्व हो जाएगी। देखो,
डीएनए हमारा क्या करता है, आरएनए का प्रोडक्शन करता है ना। अरे आरएनए का अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन का प्रोडक्शन। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो बोलेंगे मैम डीएनए भी तो हमारा प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, बोलोगे ना। तो सुनो, डीएनए का जो प्रोटीन प्रोडक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आरएनए। क्यों रिस्पॉन्सिबल है, चलो इसका एक छोटा सा कहानी आपको बता देती हूँ। देखो हमारा जो आरएनए होता है ना, वो होता है 3 टाइप का। एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए और एक होता है आरआरएनए। ठीक है, जो एमआरएनए है ना, इसको समझ लो, इसका ना एक नाम है जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ गाइस, इसका नाम है चुगलखोर। ये कौन है, ये है एक चुगलखोर जो क्या करता है, सारी बातें बता देता है ना। जो सारी बातें किसी और को बता देगा और सबके पास बात पहुंच जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो एमआरएनए है ना, जिसे हम लोग मैसेंजर आरएनए के नाम से जानते हैं। मैसेंजर आरएनए का मतलब तो आपको समझ में आ गया, ये एक मैसेज को डिलीवर करने का काम कर रहा है। ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए का मतलब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर एक जंक्शन है। अब समझना जरा ध्यान से। आरएनए के 3 टाइप हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए जो कि मैसेंजर आरएनए है, ये टी जंक्शन पर जाकर पर्टिकुलर जो भी उसे हमारी बॉडी की न्यूज पता है, जो भी कम्युनिकेशन उसके पास आया है, वो यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए पर जाकर डिलीवर कर देगा। अब ट्रांसफर आरएनए के थ्रू ये जो राइबोसोमल आरएनए है, इसको पता चल जाएगा। अच्छा, ये अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमारा जो एमआरएनए है क्या मैसेज प्रोवाइड कर रहा है हमारी बॉडी के बारे में। तो ध्यान रखना, हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आरएनए, है ना। और आरएनए में भी टिपिकली आरआरएनए हमारी प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों बोला मैंने ऐसा, समझो जरा। जब हम सेल पे जाते हैं, सेल टॉपिक पढ़ते हैं, तो आपने सुना होगा कि एंडोप्राइम रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो कि उसकी रफ बॉडी बनाते हैं, और वही राइबोसोम हमारे प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। अब ये जो राइबोसोम्स आरएनए के थ्रू बने हैं ना, वो आके कहाँ पर रुक गए हैं, एंडोप्राइम रेटिकुलम के ऊपर। और क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा टिपिकली आरएनए है, ये हमारे प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब गाइस जब ये प्रोटीन प्रोडक्शन कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी अनहेल्दी या फिर कोई भी टॉक्सिक डीएनए बॉडी में चला गया, प्लांट बॉडी में चला गया, तो उसका आरएनए बन जाएगा और उसके आरएनए के थ्रू प्रोटीन का प्रोडक्शन होने लगेगा। यानी कि बैक्टीरियल प्रोटीन का प्रोडक्शन डोमिनेट करने लगेगा। ये बात समझ में आ गई। अब इस पर्टिकुलर पिक्चर को समझने की कोशिश करना। एमआरएनए है, एमआरएनए क्या कर रहा है, ये है चुगलखोर। तो इसने टीआरएनए जंक्शन पर जाकर अपना मैसेज प्रोवाइड कर दिया कि भाई प्लांट की बॉडी में एक पर्टिकुलर पैरासाइट आ गया है या फिर एक पर्टिकुलर गेस्ट आ गया है। अब इस गेस्ट को ना खाने की जरूरत है। तो हमारे घर में क्या होता है, जब गेस्ट आ जाते हैं तो हमारी माँ हेल्पिंग हैंड्स बढ़ा देती है ना। तो वो हेल्पिंग हैंड्स बढ़ाने के लिए आरआरएनए राइबोसोम के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। और राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन को प्रोड्यूस करना। यानी कि ये जो आरआरएनए राइबोसोम को प्रोड्यूस करेगा, वो राइबोसोम फटाफट से प्रोटीन का प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। और ये प्रोटीन का प्रोडक्शन कौन सा होगा, टॉक्सिक प्रोटीन होगा, है ना। इस तरीके से हमारे पूरे शरीर में बीमारी फैल जाती है, चाहे वो कोई भी यूकैरियोटिक सेल है। इसका कारण है ये। अब हमको समझना होगा कि जो हमारा आरएनए इंटरफेरेंस है, इसको किस तरीके से इंटरफेरेंस, इसका इंटरफेयर कैसे किया जाता है, किस तरीके से हम आरएनए को इस काम के लिए रोकते हैं। यानी कि हम पर्टिकुलर आरएनए में एमआरएनए को इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को, मैसेज को, ये डिलीवरी को स्टॉप करते हैं। जब हम इस मैसेज की डिलीवरी को स्टॉप करेंगे, तभी तो अनहेल्दी प्रोटीन नहीं बनेगा, समझ रहे हो। नहीं तो हमारी बॉडी का जो हेल्दी प्रोटीन है ना, वो बनना बंद हो जाएगा। और जो गेस्ट है, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में गया है, एज लाइक बैक्टीरिया या एज लाइक वायरस, उसका प्रोटीन बनने लगेगा और हमारे पूरे शरीर में बीमारी फैल जाएगी, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा, हम अपनी बॉडी की बात करें
तो कैंसर हो गया, HCV हो गया, ये ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह की जो स्टेजेस आती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ये किस बात को शो करती हैं? ये शो करती है कि किस तरीके से हमारी बॉडी में प्रोटीन प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे प्रोटीन प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, टॉक्सिक प्रोटीन प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, गेस्ट का प्रोटीन प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, हमारी बॉडी का जो रिक्वायर्ड हेल्दी प्रोटीन प्रोडक्शन है वो कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि घर में गेस्ट आता है तो माँ क्या कहती है, पहले गेस्ट खा लेंगे फिर आप खाना खाना, है ना? तो हमारा जो एनर्जी है ना, हमारा जो फूड है वो थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है और गेस्ट की पहले डिमांड पूरी की जाती है। बट ये गेस्ट ऐसा है ना, इसकी डिमांड पूरी नहीं होती, ये अपनी डिमांड बढ़ाता जाता है। तो प्रोटीन प्रोडक्शन में जितने भी राइबोसोम्स है, मैक्सिमम राइबोसोम पर्टिकुलर होस्ट डीएनए के लिए काम करने लगते हैं और प्रोटीन का प्रोडक्शन होने लगता है, जिससे कि कोई भी, चाहे आप प्लांट की बात कर लीजिए, चाहे आप ह्यूमंस की बात कर लीजिए, एनिमल की बात कर लीजिए, बीमारियां फैलने लगती हैं। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टोबैको की फसल पर आरएनए इंटरफेरेंस का इस्तेमाल किया गया। गाइस, कैसे किया गया, चलो इसको समझते हैं। एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमारा ये पर्टिकुलर बीमारियां फैल रही हैं, फिर चाहे हम प्लांट की बात कर लें, फिर चाहे हम एनिमल की बात कर लें। अब हमको ये समझना है कि इसको रोकने के लिए जो हमने एक नया डिसीजन लिया, यानी कि हमने जो एक नया पॉइंट लिया जिसमें हमने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का इस्तेमाल किया, वो टेक्निक क्या है? गाइस, आरएनए में के थ्रू हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, है ना? अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो हम किसी भी तरीके से आरएनए को साइलेंट कर दें, है ना? और जब हम आरएनए को साइलेंट करेंगे तो मैसेज आगे नहीं पहुंचेगा, प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। दूसरा तरीका ये है कि हम आरएनए की एडिटिंग कर डालें, है ना? तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लेक्स बनाया जो कि बिल्कुल निमेटोड से मिलता जुलता था। निमेटोड का मतलब ये हुआ, टोबैको का जो कहना चाहिए एक इंसेक्ट था, कहना चाहिए एक पर्टिकुलर डिसीज थी, नेमेटोड था, एक टॉक्सिक कॉम्प्लेक्स था नेमेटोड, जिसे हम लोग मेलोडीगाइनी इनकॉग्निटा के नाम से जानते हैं। ये मेलोडीगाइनी इनकॉग्निटा नेमेटोड का बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री हमने पहले से टोबैको की फसल में डाल दिया। अब इससे क्या होगा, जब टोबैको की फसल में पहले से निमेटोड का कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट होगा और तब कोई भी अगर आरएनए इसमें एंटर करेगा, यानी कि मान लो ये थी हमारी फसल, है ना? अब इस फसल में जब आपका कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे कि निमेटोड की हम लोग बात कर रहे थे टोबैको के लिए, तो पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। निमेटोड आपका एंटर कर दिया गया, कौन सा वाला है ये वो है जो कि साइंटिस्ट ने अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री बनाया। कैसा बनाया गाइस? ये एक कॉम्प्लीमेंट्री बनाया गया था और ये डबल स्ट्रैटेड था। कैसा था? डबल स्ट्रैटेड आरएनए था। अच्छा, ये डबल स्ट्रैटेड आरएनए है, यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे आरएनए साइलेंसिंग के। मतलब अगर हम आरएनए की साइलेंसिंग करना चाहते हैं, एमआरएनए की साइलेंसिंग करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर एमआरएनए को शांत कराना चाहते हैं कि ये हमारे मैसेज को आगे डिलीवर ना करे, तो उसके लिए हमारे पास होता है डीएसआरएनए, जिसे हम लोग फुल फॉर्म में डबल स्ट्रैटेड आरएनए के नाम से जानते हैं। ये डबल स्ट्रैटेड आरएनए का मतलब क्या हुआ कि गाइस, हमारा जो प्रोटीन है ना, ये अपनी दो स्ट्रैट बना लेगा। क्या बना लेगा? दो स्ट्रैट बना लेगा और इसके दो नाम होते हैं। क्या क्या नाम होते हैं? एक को कहते हैं हम लोग सेंस आरएनए। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं हम लोग सेंस आरएनए और दूसरे को बोलते हैं हम लोग एंटी सेंस आरएनए। ठीक, अब देखो जरा, एक तो हो गया सेंस आरएनए, जो कि क्या है, ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि हमारे इस पर्टिकुलर टोबैको की फसल को निमेटोड के इंपैक्ट से बचाने के लिए आरएनए की स्ट्रैंड। एक है छलावा, यानी कि एंटी सेंस आरएनए, देखने में जो सेम लगेगा बट
होगा नहीं, है ना। इसे एक छलावा की तरह समझ लो, जो कि एंटीसेंस आरएनए के रूप में जाना जाता है। अब क्या होगा, जब फसल के अंदर रियल बैक्टीरिया एंटर करेगा, यानी कि जो ओरिजिनल वाला एंटीटोड है, यानी कि रियल ओरिजिनल वाला निमेटोड है ना, ये तो वो निमेटोड था जो कि साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था। क्या बनाया गया था? जो कि साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था। अब जो साइंटिस्ट के द्वारा इस पर्टिकुलर निमेटोड को बनाया गया, तो ये जैसे ही फसल के अंदर जाएगा तो डीएनए की मैन्युफैक्चरिंग करेगा ना, है ना। और जब ये डीएनए की मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो ये खुद के अपने एक आरएनए की मैन्युफैक्चरिंग कर देगा। और जब ये आरएनए की मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो प्रोटीन का प्रोडक्शन होने लगेगा, है ना। ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जैसे ही इस प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा, इसका मतलब क्या हुआ गाइस? सीधे तौर पर इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पर प्रोटीन हमारा साइंटिस्ट ने जो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लेक्स बनाया था उसका बनने लगा, है ना। अब ये जो आरएनए था ना, ये डबल स्ट्रैटेड था। डबल स्ट्रैटेड आरएनए को जिसे हम शॉर्ट में डीएस आरएनए के नाम से जानते हैं, एक हो गया सेंस आरएनए, दूसरा हो गया एंटीसेंस आरएनए। एंटीसेंस आरएनए को थोड़ी देर के लिए छलावा समझ लो, है ना। तो ये क्या करेगा, हमारे पर्टिकुलर उस प्लांट में एंटर किया हुआ है। अब जब ओरिजिनल आपका एंटीटोड या फिर निमेटोड जिसे बोलना चाहिए, हमारे बॉडी के अंदर या फिर प्लांट के अंदर एंटर करेगा, तो उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि भाई ये हमारे रियल प्लांट का आरएनए है ना। और जब इसे रियल प्लांट के आरएनए को डीएस आरएनए समझेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके साथ में अपनी बाइंडिंग कर लेगा। और जैसे ही ये इसके साथ में बाइंडिंग करेगा, तो इसको तो लग रहा है कि इसने रियल आरएनए के साथ बाइंडिंग करी है, बट रियल आरएनए तो ऊपर था ना, हमारा सेंस आरएनए, उसके एंटीडोट के साथ में करी है। मतलब क्या हुआ कि ये प्रोटीन प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि गाइस सेंस आरएनए है जो कि मैसेज को आगे पहुंचा रहा है। क्या कर रहा है? मैसेज को आगे पहुंचा रहा है। जबकि एंटी सेंस आरएनए क्या कर रहा है? मैसेज को स्टॉप कर रहा है। जब आरएनए का मैसेज यहीं पर स्टॉप हो गया तो प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं होगा, और जब प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो अपने आप ही बीमारी नहीं फैलेगी। ये है हमारी आरएनए आई, यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। ओके ओके। अब एक चीज समझना, ये तो मैंने आपको पूरी एक शॉर्ट में एक पूरा एक्सप्लेनेशन बता दिया, बट गाइस इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि पूरी जो कहानी हुई है ना, इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो रोल अदा कर रही थी। जैसे कि एंजाइम एक बनता है जिसे हम लोग डाइसर के नाम से जानते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम लोग रिस्क के नाम से जानते हैं। जो ये रिस्क हमारा प्रोटीन है ना, वो क्या करता है, इस पर्टिकुलर एंटीसेंस और हमारा ओरिजिनल आरएनए की थ्रेड को डैमेज कर देता है, कट कर देता है, तोड़ देता है, जिससे कि ये प्लांट में खत्म हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और हमारा जो रियल आरएनए है वो आगे बढ़ता जाता है, मैसेजिंग प्रोवाइड करता जाता है, और हमारा हेल्दी प्रोटीन बनता जाता है। और इसी टेक्निक को हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं। गाइस इसी का यूज अभी हिना खान के ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी किए जाने की संभावना है, क्योंकि अभी रिसेंटली जब हिना खान की न्यूज आई थी तो उसी समय पर इस बात को सामने लाया गया था कि ब्रेस्ट कैंसर में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और आने वाले समय में अगर ये चीज सक्सेस रही तो देखने में आपको मिल सकता है कि इसका सबसे पहला जो प्रयोग है, या फिर ऑफिशियली भारत में अगर किसी ने इसका इस्तेमाल किया है, तो वो हमारी अभिनेत्री हो सकती है। इसी के साथ गाइस टॉपिक कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। अगर कंसेप्ट क्लियर होता है तो भर भर के शेयर कीजिए, और बहुत सारा प्यार। इसी के साथ गाइस अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड नाइट, बाय और सी यू टुमारो। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल।